बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कोर्स का आगाज़ करेंगे। और आइंस्टाइन की दो बड़ी रिसर्च, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने दुनिया में फ़िज़िक्स को चेंज करके रख दिया। टोटल जो कंसेप्ट था हमारा फ़िज़िक्स के बारे में या मोशन के बारे में, उसको टोटली इसने चेंज कर दिया। इस कोर्स में हम बड़ी डिटेल में देखेंगे कि क्यों न्यूटोनियन फिजिक्स फेल हुई और क्यों हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत पड़ी, और आइंस्टाइन के माइंड में क्या चल रहा था जिसको सोचते हुए उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम किया। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसी कोर्स में हम इसके बाद आगे मज़ीद पढ़ेंगे। और इसको इंशाल्लाह ये मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा वीडियोस की, उसको कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि इसमें जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। बेसिकली ये एक बड़ा टफ सब्जेक्ट है, इजीली समझ में नहीं आता। तो इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी इजी वे में पढ़ें और साथ में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम अच्छे तरीके से कवर करें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है और उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात करेंगे हम। तो न्यूटोनियन फिजिक्स क्या है हमारे पास? बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी भी है हमारे पास, वो न्यूटन के लॉज की बेस पर ही काम करती है सारी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को आमतौर पर हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। सो द न्यूटोनियन फिजिक्स इज ए फ्रेमवर्क इन विच which allow us to determine the trajectory of a particle in any given situation। तो जो न्यूटोनियन फिजिक्स हमारे पास है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मूव करते हुए बॉडीज़ या मूव करते हुए पार्टिकल्स की ट्रिजेक्ट्री को फाइंड करते हैं, और उनको बड़े प्रिसाइजली हम बता सकते हैं कि किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे मौजूद होगा, किस टाइम पे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उस पर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। ये तमाम का तमाम जो भी है हम न्यूटन के लॉज की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ 3 लॉज न्यूटन के, उनको यूज़ करके हम पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं उन तमाम की ट्रिजेक्ट्री को बता सकते हैं। इतनी पावरफुल न्यूटोनियन मैकेनिक्स है हमारे पास। तो न्यूटन के जो फ्रेमवर्क है वो 3 लॉज पर मुश्तमिल है, जिसे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। और उसमें जो सबसे पहला लॉ है, ये लॉ बेसिकली पहले से ही हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कोट किए हुए हैं वो न्यूटन की जो बुक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसी से मैंने कोट किए हुए हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो है लेफ्ट अलोन ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री के अगर बारे में देखें तो ये लॉ बेसिकली न्यूटन ने सबसे पहले नहीं दिया था, ये लॉ एरिस्टोटल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और एरिस्टोटल का जो लॉ था वो ये था, लेफ्ट अलोन ए पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। ये एरिस्टोटल का लॉ था। बेसिकली एरिस्टोटल का मानना था कि हम एक स्टैटिक यूनिवर्स में रहते हैं। स्टैटिक यूनिवर्स से मुराद ये है कि ज़मीन जो है तमाम कायनात के दरमियान में है, और बाहर बाकी जितने भी सियारे या सितारे हैं वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, हम रेस्ट पर मौजूद है। एक स्टैटिक जो है यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था। तो उसका मानना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दें, उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं या मूव करके छोड़ दें, उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको बिल्कुल छोड़ दें, तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। और उस दौर में उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन भी कुछ ऐसी हैं। अगर मैं इस पेन को पकड़ा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये रेस्ट भी आ जाएगा, हमारे एतबार से ये बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो ये एरिस्टोटल का मानना था, उसने ये लॉ दिया था, लेफ्ट अलोन ए पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। इसके बाद गैलीलियो आया, और गैलीलियो ने ये लॉ जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। लेफ्ट लॉ ने पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये गैलीलियो का बेसिकली लॉ था। तो न्यूटन ने उसी गैलीलियो के लॉ को ही कोट किया हुआ है। और क्योंकि न्यूटन ने इसको बड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपनी बुक में दिया हुआ, तो ये बेसिकली न्यूटन के लॉ से ही जाना जाता है। अदरवाइज़ ये सबसे पहले गैलीलियो ने इस मूविंग फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का, मूव करते हुए यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। तो गैलीलियो का मानना ये था कि हमारी जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक नहीं है, वो मूव कर रही है, हर ऑब्जेक्ट कायनात में जो है वो मूव कर रहा है। और न्यूटन का भी यही मानना था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कायनात में वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, कोई भी स्टैटिक हालत में मौजूद नहीं है। और कायनात स्टैटिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर कोई भी दो पार्टिकल स्टैटिक फॉर्म में मौजूद हैं तो वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएंगे एक दूसरे के अंदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हम जो पढ़ते हैं न्यूटन का जो लॉ, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, वो बेसिकली एरिस्टोटल और
जो न्यूटन का लॉ, इन दोनों का की कम्बिनेशन फॉर्म हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, जो कि एरिस्टोटल का पार्ट है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करे। तो ये जो लॉ हम पढ़ते हैं वो बेसिकली एरिस्टोटल और न्यूटन के लॉ के कम्बिनेशन से ही हम उसको पढ़ते हैं। तो अभी आगे इनके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, कि इनके लॉ से हमें मिलता क्या है। तो सेकंड लॉ जो हमारे पास है वो ये है, द एक्सेलरेशन और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये जो सेकंड लॉ है ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो सारे के सारे हम इस एक लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लॉ हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, या चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो थर्ड लॉ है वो ये हमें बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉ बेसिकली थर्ड लॉ, और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके भी कंसिक्वेंस अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ का कंसिक्वेंस देखते हैं कि इससे हमें, इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो हमें इसका जो कंसिक्वेंस है ये हमें ये बताता है, लेफ्ट अलोन ए पार्टिकल इज इन एन इनर्शियल फ्रेम। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली इनर्शिया या इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट हमें देता है कि इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसे फ्रेम एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें जो है वो कंसेप्ट देता है। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लें कि हमारे पास एक ट्रेन है और जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक ट्रेन है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। अब अगर इसमें एक मैं पेंडुलम लूँ जो कि मूव नहीं कर रहा, ये मैंने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को हैंग किया हुआ है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो हमारे पास ट्रेन है ये मूव कर रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम देखें, इस बॉब को अगर हम देखें इस ट्रेन के अंदर, तो ये भी बिल्कुल कोई भी अगर इस ट्रेन में मौजूद होगा तो वो यही कहेगा कि ये बॉब जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ये मूव नहीं कर रही। हालांकि कोई अगर ऑब्जर्वर बाहर मौजूद है ट्रेन से तो वो तो ये बोलेगा कि ये बॉब जो है वो मूव कर रही है, लेकिन जिस तरह से ट्रेन मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है, उसी वेलोसिटी से ये बॉब भी मूव कर रही है। अच्छा, अगर मैं इस ट्रेन को, चलती हुई ट्रेन को रोकूं, इसकी ब्रेक लगाऊं, तो फिर क्या होगा? फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ट्रेन है वो रेस्ट की हालत में आएगी। जब मैं इसको ब्रेक लगाऊंगा तो ये जो ट्रेन है ये रेस्ट की हालत में तो आ जाएगी, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉब जो है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ कुछ आ जाएगी, क्योंकि तो ये जो बॉब है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। अब अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ दें, किसी की चीज़ के को बिल्कुल आप उसको, उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। हमने इस बॉब के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने तो ट्रेन के ऊपर फोर्स लगाई और ट्रेन रुक गई, ठीक है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये बॉब तो अपनी जगह से मूव कर गई। उसके लिए जो बॉब पहले थी वो यहाँ पे थी, उस पर्सन के लिए जो ये बॉब है वो यहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही हमने ब्रेक लगाई तो बॉब तो मूव कर गई। इस पर्सन के लिए ये बॉब जो है ये मूव कर गई, तो इसके ऊपर फोर्स तो कोई भी नहीं हमने लगाई, लेकिन ये मूव कर गई। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब तक इसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल था तब तक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और जैसे इसके अंदर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे पास आ गया। ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम था। जब मैंने इसको ब्रेक लगाई तो इसमें डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कम होती गई इनिशियल वेलोसिटी से। तो मेरे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन आया। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि हमारे पास जो है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था, ये हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम है। तो ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है हमारे पास,
वो हमारे पास जो है वो कहलाता है बेसिकली हमारे पास इनर्शियल फ्रेम। तो ये जो फर्स्ट लॉ का जो कंसिक्वेंस है वो ये है कि ये हमें इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बताता है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इनर्शियल फ्रेम के बारे में जानना? अगर हम अपनी कायनात में देखें तो तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के गिर्द मूव कर रहे हैं, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द मूव कर रही है, चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द मूव करती है तो उसके ऊपर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। तो अगर हम देखें इस ज़मीन पे कोई भी एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, तो अगर इस पूरी ज़मीन को अगर हम एक माने कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप देखेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा है। तो ये पूरी की पूरी ज़मीन हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, ठीक है। और इस ज़मीन पे हम मौजूद हैं तो हम भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। और फिर अगर हम सूरज को देखें तो सूरज जो है वो ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रहा है, तो अगर वो उसके गिर्द मूव कर रहा है तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। चांद ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आम रूटीन में हमें कोई कोई इनर्शियल फ्रेम नज़र आता नहीं है, ठीक है, जब तक हम कोई एक लिमिटेड सिचुएशन ना लें। जैसे ट्रेन की सिचुएशन हमने एक लिमिटेड सिचुएशन ली, तब तक हमें कोई इनर्शियल फ्रेम नज़र आता नहीं। तो इसलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि इनर्शियल फ्रेम भी एग्जिस्ट करते हैं। आइदर हम जो है जो ऐसी यूनिवर्स में रह रहे हैं जहाँ पे हमें नज़र नहीं आता कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम मौजूद है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हम रह रहे हैं। तो जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत जिससे पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जिस पे बेस करती है, वो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमें बताता है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और अगर हम ऐसे यूनिट्स में वैल्यूज़ पुट करें, यूनिट वैल्यूज़ पुट करें, तो के की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है हमारे पास। और हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये हमारे पास आ जाता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। और ये लॉ इतना पावरफुल है कि सिर्फ ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे अभी, किसी भी एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको पता चले वाकई कि ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, अगर हम माने एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मान लें कि एक बिल्डिंग है जिसकी छत पे कोई भी एक शख्स खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में एक स्टोन है, उसके हाथ में एक पत्थर है, और वो इस पत्थर को नीचे की तरफ छोड़ देता है। सिंपली उसने हाथ में पकड़ा हुआ और उसको वो छोड़ देता है इस स्टोन को। और मैं मान रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर है ये जिस हाइट पे है उस रेफरेंस को मैं ज़ीरो मान रहा हूँ, और ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास ज़मीन है नीचे। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पत्थर की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ये पत्थर हर सेकंड में कहाँ कहाँ पे मौजूद होगा थ्रू आउट द मोशन, जब तक ये मूव कर रहा है, ये कैसा पाथ इसका होगा, कैसी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ हम जानना चाहते हैं। और ये सारा कुछ हम एक ही इक्वेशन से जान सकते हैं। अब पहली चीज़ अगर इसमें देखें तो इस पूरे मोशन में मैथ तो चेंज नहीं होगा पत्थर का। तो इस इक्वेशन को कुछ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, dmv/dt इक्वल्स टू एफ। मैथ चूँकि कांस्टेंट है, मैथ चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द मोशन, तो मैथ को मैं बाहर लिख सकता हूँ, dv/dt इक्वल्स टू एफ। तो अगर हमें किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है इस बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो हमें सिर्फ एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, और वो है फोर्स, कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। सिर्फ ये आप मुझे बता दें, किसी भी पार्टिकल कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसमें आप सिर्फ मुझे फोर्स बता दें कि ऊपर उसके फोर्स कैसी लग रही है, उसका फंक्शन मुझे दे दें, तो मैं आपको उसकी पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी निकाल के दे दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, तो ये नीचे मूव करने के लिए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, जो कि बराबर होती है mg के। तो मैं इसकी जगह पे अगर mg लिखूं तो मेरे पास m dv/dt, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा mg। दोनों तरफ मैथ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और मैथ कैंसिल होने के साथ ही हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी dv/dt इक्वल्स टू g। तो यहाँ से बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कि बॉडी का जो स्टोन है उसका थ्रू आउट द एक्सेलरेशन हमारे पास क्या रहने वाला है, a इक्वल्स टू g।
तो ये उसका एक्सेलरेशन है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो बॉडी के ऊपर लगेगा थ्रू आउट द मोशन, वो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को, डी वी को वहाँ पे डी टी को मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं वहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा जी डी टी। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वी जी, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास ए। तो ये मेरे पास आ गई, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये हमारे पास वेलोसिटी पार्टिकल की हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी। अगर इनिशियली हम देखें कि मैंने जो स्टोन लिया हुआ था इनिशियली, जब टाइम टी ज़ीरो था तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो थी टाइम टी ज़ीरो पे। तो टी को अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो बी भी ज़ीरो, तो वहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ जाती है। तो ए की वैल्यू में अगर ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी। अब इस मोशन को, इस स्टोन के मोशन को अगर इसमें आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट पे टाइम पुट करें, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। मान लें कि मैं 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने इसको छोड़ा तो बिल्कुल 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। टी की जगह 1 पुट करें, जी आगे 9.8, तो वेलोसिटी इसकी 1 सेकंड पे आ जाएगी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड, जब आपके पास टी की वैल्यू 1 सेकंड है। तो आप इसका थ्रू आउट द मोशन आप इसकी वेलोसिटी भी आप बता सकते हैं। चलिए डिस्टेंस के, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि टाइम के एतबार से डिस्टेंस कितना मूव करता जाएगा ये स्टोन। तो आप दोबारा से इसको इंटीग्रेट करते हैं। वेलोसिटी चूँकि होती है डी एक्स ओवर डी टी और जी टी, और इसको अगर दोबारा से हम इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स जी टी स्केयर प्लस सम कांस्टेंट बी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, टी का की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्केयर बाय 2, और वो मेरे पास ये आ जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो टाइम टी ज़ीरो पे डिस्टेंस भी ज़ीरो था। मैंने चूँकि ये रेफरेंस लिया हुआ है तो ऑब्जर्वर जो ये हमारे पास ऑब्जर्वर मौजूद है, वो उसका रेफरेंस मैंने ज़ीरो लिया हुआ है। तो जब टाइम ज़ीरो था इनिशियली, यहाँ पे स्टोन भी इसी जगह पे मौजूद था, तो ज़ीरो डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया हुआ था। और अगर टी को मैं ज़ीरो पुट करूँ तो एक्स भी ज़ीरो था, तो बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी और मेरे पास कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जी टी स्केयर। अब इसमें आप टाइम को पुट करते जाएं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे मौजूद था, कितना दूर ऑब्जर्वर से चला गया था। अगर मैं 1 सेकंड पे फाइंड करूँ तो टी की जगह मैं 1 पुट करूँगा, जी 9.8 को अगर आप डिवाइड कर दें 2 पे, तो वो 4.5 समथिंग आपके पास आ जाएगा। तो एक्स आपके पास आ जाएगा 4.5 मीटर, टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। तो आप अब इस जो स्टोन है, इस मूव करती हुई बॉडी के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर कर सकते हैं, उन पे स्टडी कर सकते हैं आप। तो ये तो एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल थी। आप प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप देख लें, वो भी हम सब ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी सिर्फ एक न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें उस पर, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं। इतना पावरफुल ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, फोर्स, कि पार्टिकल के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है। वो फोर्स अगर आपके पास मौजूद है तो आप उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रिसाइजली कि वो पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास है, और इसका कॉन्सिक्वेंस तो आपने देख ही लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बेसिकली डायरेक्ट जो हमें कॉन्सिक्वेंस देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, कि अगर हम बात करें तो बुलेट और राइफ़ल के केस में ही अगर हम बात करें कि हम एक बुलेट फायर करते हैं तो राइफ़ल के ऊपर भी एक पीछे की तरफ पुश फील होता है, हमें उसका मोमेंटम हमें बैकवर्ड मिलता है, और जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करती है। और ये बेसिकली डायरेक्ट कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। और इस ये लॉ बेसिकली एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट हमें बताती है चीज़, वो ये कि यूनिवर्स में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, कुछ भी अपने आप नहीं चल रहा। हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रिएक्शन मौजूद है, या हर रिएक्शन के पीछे कुछ ना कुछ एक्शन मौजूद है। कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज मौजूद है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही गहरा कॉन्सिक्वेंस हमें देता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूटन की जो फ्रेमवर्क है उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, और उसी में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, और फिर हम आगे मज़ीद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करेंगे इंशाल्लाह।